Good morning, everybody. Good morning, my dear friends, my dear students. Today, we will discuss about approach to diagnosis for a case of anemia. एनीमिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनीमिया का पेशेंट कुछ कॉमन कंप्लेंट्स लेके आता है, जैसे कि जनरलाइज वीकनेस, इजी फटीग। हमेशा उसकी शिकायत रहती है कि वो हमेशा थका हुआ रहता है, कमजोरी महसूस करता है, उसकी स्किन पीली पड़ गई है, ऐसा लगता है शरीर में खून की कमी हो गई है, उसका किसी काम को करने में मन नहीं लगता, उसकी हृदय गति अचानक से बढ़ जाती है, एनोरेक्सिया होता है, इंडाइजेशन होता है, हेडेक एंड डिजीनेस रहती है, लेग क्रैम्प्स होते हैं, रात में नींद नहीं आती जिसे कि इंसोम्निया कहा जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कुछ कॉमन साइन होते हैं एनीमिया के, जैसे कि पिलोर इज द मेन साइन, then the brittle nails, cholangia, atrophy of the papilla of the tongue, angular stomatitis, brittle hair, dysphagia and glossitis, and brittle hair and brittle nail. तो ये एनीमिया के कॉमन साइंस है। तो हमें सबसे पहले इन सिम्टम्स को प्रॉपरली साइन एंड सिम्टम को देखना चाहिए। इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हम ये कंफर्म कर सकें कि इस पेशेंट को एनीमिया है और किस तरह का एनीमिया है। ये इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, आरबीसी काउंट, पीसीबी, ईएसआर एंड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं कुछ एनीमियास को डायग्नोस करने के लिए। वो सभी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एनीमिया की डायग्नोसिस करना उतना ही सिंपल दिखता है, जबकि होता बहुत कठिन है। जैसे कि हम बचपन में देखते थे हार्ट कितना सिंपल दिखता है, बट अभी जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर। जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, रेड सेल काउंट एंड हेमेटोक्रिट एस्टिमेशन, दिस इज ऑल्सो नॉन एज पीसीवी एस्टिमेशन। और जो क्वालिटेटिव पैरामीटर होते हैं वो होते हैं एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएससी। ये सब रेड ब्लड सेल इंडाइसिस होते हैं। MCH mean corpuscular hemoglobin, MCSC mean corpuscular hemoglobin concentration and MCV mean corpuscular volume। ये सब क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटेटिव पैरामीटर, जैसे कि अभी हमने पढ़े थे हेमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एंड रेड सेल काउंट। अगर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन 12.5 ग्राम परसेंट, 13 ग्राम परसेंट से कम होता है मील में, तो हमें देखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का वैल्यू गिर गया है। और इसी तरह फीमेल में जब 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तब एनीमिया की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह हमें हेमेटोक्रिट भी देखना चाहिए और रेड सेल काउंट की तरफ भी देखना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में। अभी हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव पैरामीटर जैसे कि एमसीवी। तो एमसीवी का नॉर्मल वैल्यू होता है 77 टू 93 फेम्टोलीटर। अगर एमसीवी का वैल्यू घट रहा है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ जा रहा है, और अगर एमसीवी का वैल्यू 93 से ऊपर जा रहा है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में हम सोचेंगे। इसी तरह एमसीएच होता है। एमसीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 27 टू 32 पिकोग्राम होता है। अगर इसका वैल्यू 27 से नीचे जाता है तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव पैरामीटर होता है एमसीएससी। एमसीएससी का नॉर्मल वैल्यू होता है 30 टू 35
ग्राम पर डेसीलीटर। अगर MCSE का वैल्यू 30 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जाता है, इट मीन्स हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया है। और अगर इसके बीच में है और हीमोग्लोबिन गिरा हुआ है, दिस इंडिकेट्स नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। जैसे MCH और MCSE का वैल्यू नॉर्मल रेंज में है और हीमोग्लोबिन कम हुआ है, सो इट इंडिकेट एनीमिया बट नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। अगर MCV का वैल्यू ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन कम है, इट इंडिकेट मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर MCH MCSE का वैल्यू कम है, नॉर्मल रेंज से कम है, लोअर लिमिट से कम है और हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, इट इंडिकेट हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। Other investigation also help in making the diagnosis like TLC and DLC, reticulocyte count and ESR. अगर रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल काउंट क्या होता है 0.5 से 2.5%। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट घट रहा है तो क्या होता है, इट हेल्प टू डायग्नोस एनीमिया ड्यू टू इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस एंड ऑल्सो इंडिकेट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC। और अगर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है इंक्रीज्ड इरिथ्रोपोइसिस। रेटिकुलोसाइट काउंट एक जगह और हेल्प करता है। रेटिकुलोसाइट काउंट helps to assess response to specific therapy in iron deficiency and megaloblastic anemia. And reticulocyte count is also helpful to assess anemia in neonate. And ESR increased in erythroid hyperplasia and marrow infiltration. Now we will discuss about the peripheral smear examination. This is an investigation which also help in diagnosis of anemia. तो पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करना चाहिए। लो पावर में हमको नंबर देखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए, WBC एग्जामिनेशन, RBC एग्जामिनेशन करना चाहिए। हाई पावर फील्ड में जाके हमें RBC का साइज़ देखना चाहिए कि RBC का साइज़ छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। अगर छोटा है तो हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ देखना चाहिए और अगर RBC का साइज़ बड़ा है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह से RBC का शेप देखना चाहिए कि उसका शेप कैसा है, ओवल है, गोल है, पेंसिल शेप्ड है, टीयर ड्रॉप टाइप ऑफ शेप है, टारगेट सेल्स हैं, क्रीनेटेड सेल है, बर सेल है, सीकल सेल है। सो ये सभी सेल भी देखना चाहिए और ये सेल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डायग्नोसिस बनाने में। तो जब हमें हाई पावर फील्ड में क्या देखना चाहिए, एनाइसोसाइटोसिस एंड पोइक्लोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस मीन्स वेरिएशन इन RBC साइज, पोइक्लोसाइटोसिस मीन्स वेरिएशन इन शेप। इसके अलावा हमें हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी दिखता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, RBC का जो सेंट्रल 1/3 एरिया होता है वो लिटिल पेल होता है। सो दिस इज द नॉर्मल RBC। अगर वो पेलोर एरिया बढ़ जाता है, सपोज 1/3 से 2/3 हो जाता है या 3 पूरा ही RBC पेल दिख रहा है, इट इंडिकेट्स हीमोग्लोबिन डिक्रीज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हमें ऑयल इमर्सन में भी उस स्लाइड को देखना चाहिए, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करना चाहिए और उस समय हमें एटिपिकल सेल्स देखना चाहिए, इंक्लूजन बॉडीज देखना चाहिए। इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बेसोफिलिक स्टिपलिंग, हॉवेल जॉली बॉडीज, पैपेनेमियर बॉडीज एंड कबर्ट रिंग। ये डिफरेंट एटिपिकल सेल एंड इंक्लूजन बॉडीज भी बहुत हेल्पफुल होती हैं किसी भी टाइप के एनीमिया को कंफर्म करने के लिए। जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि जो ए पिक्चर है दैट इज बेसोफिलिक स्टिपलिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग एंड बी पिक्चर है दिस इज हॉवेल जॉली बॉडीज, हॉवेल जॉली बॉडीज। और जो सी पिक्चर है दैट इज पैपेनेमियर बॉडीज।
एंड डी पिक्चर में दिखाया है कैबॉट रिंग। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से एनीमिया की डायग्नोसिस बनाना चाहिए। इसके बाद हमें WBC भी देखना चाहिए कि WBC का नंबर घटा है या बढ़ा है, या कोई एबनॉर्मल टाइप ऑफ WBC है, इमेच्योर फॉर्म लाइक हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखना चाहिए, एबनॉर्मल फॉर्म्स देखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको वहाँ पर जो न्यूट्रोफिल हैं वो हाइपर सेगमेंटेड दिख रहे हैं, इट इंडिकेट्स टू अस द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है तो आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद प्लेटलेट भी देखना चाहिए, प्लेटलेट के नंबर देखना चाहिए और फॉर्म्स देखना चाहिए कि प्लेटलेट नॉर्मल हैं या इंक्रीज्ड हैं या डिक्रीज्ड हैं, और प्लेटलेट के एबनॉर्मल फॉर्म को भी देखना चाहिए, उसका साइज देखना चाहिए एंड शेप देखना चाहिए। इस तरह से ये सभी इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। ये रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि एनीमिया की डायग्नोसिस एंड टाइप को कंफर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।